तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण फिजिक्स को सीखने वाले हैं। तो लास्ट ऑफलाइन लेक्चर में हमने बात की थी ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, क्या होता है एंड द वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, यानी कि अगर हम जी के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है जब हम ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले ऑफलाइन लेक्चर में पढ़ ली थी। आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, यानी कि गुरुत्वीय विभव के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो होगा, देखिए ये टॉपिक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप सब के लिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से इस टॉपिक की फीलिंग आने वाली है। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है इसकी बात करेंगे अपन। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि पोटेंशियल मतलब है एक प्रकार की लोकेशन, यानी कि पोटेंशियल मींस लोकेशन। जैसे कि मान लीजिए मेरे को कोई दुकान खोलनी है बुक की, कॉपी की, और मैं किसी जंगल में जाकर के उस दुकान को खोलता हूं तो मेरी दुकान बहुत कम चलेगी, मतलब रेयर केस में भी कोई मेरे यहाँ से बुक खरीदने या कॉपी खरीदने नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसी दुकान को किसी ऐसी जगह पर कुछ दिन के बाद शिफ्ट करता हूं जहां पर एक दो स्कूल हैं, थोड़ा सा इलाका ठीक ठाक है, तो वहां पर मेरी दुकान से कुछ लोग सामान को परचेज करने आएंगे। और फिर इसके बाद अगर मैं उसी दुकान को ट्रांसफर करता हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर पास में 4-5-6 कॉलेजेस हैं और वहां पर मेरी दुकान है, तो मेरी दुकान का जो पोटेंशियल होगा वो काफी हाई होगा, मतलब बहुत सारे लोग मेरी दुकान से आइटम को परचेज करने के लिए आएंगे। तो पोटेंशियल का मतलब है एक लोकेशन, मतलब लोकेशन को चेंज करना ही ये पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन अब जब हम बात करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, यानी कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है, तो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है यानी गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि हर एक बड़ा मास अपने चारों ओर एक प्रकार का फील्ड जनरेट करता है। तो अगर अपने पास कोई भी एक मास यहां पर है, एक मास यहां पर है, और अब हम चाहते हैं कि इंफिनिटी पे कोई भी एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, कहां पर? इंफिनिटी पर। यहां पर एक यूनिट मास है, यानी कि यंत्र विमान का एक यूनिट मास है, और इसको अपन लेकर के आना चाहते हैं। या तो सिंपल सी भाषा में और अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और ये वाली लोकेशन बी है। क्योंकि मैंने लोकेशन की बात की है तो थोड़ी सी बात करते हैं। तो बी से ए तक कोई भी एक हमारे पास जो मास है उसको हमको लेकर के आना है। कहां से कहां तक? बी से ए तक लेकर के आना है, और अपन को ऐसे लेकर के आना है। उसमें शर्त भी अपने पास है कि जो डेल्टा के है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये, मतलब इतना धीरे धीरे अपन खिसकाएंगे कि इसका एक्सीलरेशन क्या हो? जीरो हो। और अगर एक्सीलरेशन जीरो होगा तो मतलब डेल्टा के पे कोई चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हमको इतना स्लोली स्लोली इसको लेकर के आना है, और जब हम इसको यहां से यहां तक लेकर के आते हैं तो जो हमको कार्य करना पड़ता है उसको अपन बोलते हैं बेसिकली क्या? पोटेंशियल। यानी कि अगर अपन यहां पर देखें v से प्रदर्शित करके, तो v बराबर होता है W/m के, यानी कि यूनिट मास को किसी भी क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह तक तो विभवांतर हो जाएगा। और अगर इसी चीज को अपन इनफाइनाइट के साथ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन एक बी है एक ए है, तो एक जगह से दूसरे जगह तक जब ट्रांसफर किया तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और अगर यही दूसरा वाला पॉइंट जो है ये इंफिनिटी हो जाए और इंफिनिटी से हम इसको ट्रांसफर करें तो वो क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल हो जाएगा। तो जो किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में एकांक द्रव्यमान के पिंड को, मतलब यूनिट मास के पिंड को, अगर हम अनंत से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी बिंदु तक लेकर के आते हैं तो जो कार्य होता है उसको अपन क्या बोलते हैं?
गुरुत्वीय विभव बोलते हैं। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वाला मास जैसे जैसे हम इधर आएंगे ये इसको अपने आप अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, बिकॉज यहाँ पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, 0 है। और जब ये धीरे धीरे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो मतलब काम अपने आप होगा, फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि V बराबर होगा नेगेटिव ऑफ W अपान यम। बात 100% पूरी तरीके से क्लियर है। और जहां पर यम की वैल्यू क्या है, 1। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बात बताई कि अनंत से हमको किसी भी पार्टिकल को या किसी भी बॉडी को इस तरीके से लेकर के आना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 हो, एक्सीलरेशन बॉडी का 0 हो, तो जो हमको कार्य करना पड़ेगा नेगेटिव है, उसको अपन बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जैसे इस चीज को प्रूफ करें तो इसका मात्रक जरा सा कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि आखिर में जो इसका मात्रक है वो क्या होगा, छाप करके बताइए। डायमेंशन लिखिए और क्या बतानी है, डायमेंशन और यूनिट दोनों चीजें बतानी है। तो W का जो इसका V का मात्रक हुआ, वो चूंकि कार्य का मात्रक जूल होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, यानी जूल पर किलोग्राम। डायमेंशन अपन लिखने वाले नहीं है, ये डायमेंशन का कमेंट आपको करना है। और सबसे पहले देखते हैं कि किसका कमेंट आता है। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और ये बात करते हैं कि कोई भी एक पिंड है उसके कारण जो उत्पन्न गुरुत्वीय क्षेत्र है वो क्या होगा। तो अपन क्या देखने वाले हैं कि ये अपने पास एक पिंड है और इसके कारण गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव जो है वो किस तरीके से होगा, ये बात अपन देखने वाले हैं। तो मान लीजिए ये यम द्रव्यमान का एक पिंड था जिसकी वैल्यू ये है, और यहाँ पर हमें एक यूनिट मास का पार्टिकल है जो कि इनफाइनाइट पे है, एक बॉडी है जो इनफाइनाइट पे है, और हम उसको लेकर के आने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक। सपोज करिए प्रेजेंट टाइम में ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। इस तरीके से धीरे धीरे अपन इनफाइनाइट तक ये सारे पॉइंट हैं। सपोज करिए अभी इस मास से और इस ए की दूरी जो है वो x है, और जब हम इसको a से b ले जाते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो dx है। देखिए अभी अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अनंत से एकांक द्रव्यमान के पिंड को कहां तक लेकर के आएंगे, किसी भी बिंदु तक जहां पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी यानी गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर अनंत से किसी बिंदु तक लेकर के आएंगे। अब यहां पर अपन क्या करने वाले हैं कि अपन ले जा रहे हैं ए से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, ए से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे और उसमें निगेटिव लगा देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब हम इधर से ना ला करके इधर, मैंने सोचा कि मैं इसको इधर से इधर ले जाता हूं और जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या लगाऊंगा, निगेटिव लगा दूंगा। तो उसमें निगेटिव लगा दूंगा तब भी वही बात हो जाएगी। तो आइए जैसे मान लीजिए सपोज इस मास से इस वाले पॉइंट तक के बीच की दूरी जो है, डिस्टेंस, वो x थी, और हमने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया फोर्स लगा करके, कितना, dx दूरी पर विस्थापित किया। तो जो ये m मास है वो पहले यहाँ पर था और बाद में पहुंच गया यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा सबसे शुरुआत में a पर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, g। एक को थोड़ा सा कैपिटल M बना दूं क्या, तो आपको सोचने में आसानी होगी। तो जी एम स्मॉल m अपान डिस्टेंस कितनी है, x। तो ये अपने पास क्या था, इन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स था वो इतना था। अब इसके बाद वर्क डन जो होता है यानी कि W बराबर या फिर dW बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स की वैल्यू अपने पास है Gmm/x² इंटू डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो dx हुआ। अब अगर अपन टोटल वर्क डन चाहते हैं तो सांप सीढ़ी का गेम खेलना शुरू करते हैं और इसका इंटीग्रेशन किया तो टोटल वर्क डन आएगा, और ये हो गया अपने पास Gmm/x² dx। और कहां से कहां तक जाएंगे, तो x से लेकर के अपन पहुंचेंगे इन्फिनिटी तक। कहां तक पहुंचेंगे, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर x लोअर लिमिट हो गई और इन्फिनिटी तक अपन जाने वाले हैं।
जो रिजल्ट आएगा उसमें निगेटिव लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अपने पास इतनी कहानी हो गई कि F बराबर जी एम एम अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें जो चीजें कांस्टेंट है उनको बाहर निकालते हैं, तो जी कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट हो गया, ये वाला भी एम कांस्टेंट हो गया। इंटीग्रेशन करना है, परिवर्तित होने वाली जो चीज है वो 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स है। कहाँ से कहाँ तक? तो एक्स से इंफिनिटी तक। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी। एक बार मैं देख लेता हूँ सारी चीजें क्लियर कट चल रही हैं या फिर नहीं चल रही। बहुत सही, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है आपको। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक लाइन नीचे लिख लेता हूं चूंकि जगह है। तो जी एम एम और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 का dx करना है, एक्स की पावर -2 का dx करना है। जब ये पावर जाएगी तो ऊपर माइनस की हो जाएगी और x से इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आइए, तो w बराबर हो गया जी एम एम, एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। कैसे? तो x की पावर -2 है, इसमें +1 करेंगे तो -1 हो जाएगी, और -2 + 1 करेंगे तो -1 बचेगा। और कहाँ से कहाँ तक? तो x से इंफिनिटी तक। अब एक बार अपन क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो इस माइनस को बाहर निकाल लिया हमने। इसको लिख सकते हैं अब 1 अपान एक्स, चूंकि ये बटे में है तो 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1 अपान एक्स, ये हो। तो माइनस का जी एम एम, और इसके बाद किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से भाग देंगे तो वो तो 0 हो जाएगी, इनटू क्या आ गया अपने पास, माइनस का 1 अपान एक्स। तो ये अपने पास बात आ गई किसकी, जी एम एम अपान एक्स। ये क्या हो गया, W बराबर, और V बराबर था अपने पास W अपान एम, तो W अपान एम करेंगे तो यानी कि V बराबर हो जाएगा जी एम एम, चलो W अपान एम ही लिख देते हैं ना एक बार, जी एम एम अपान एक्स। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पास कि W अपान एम बराबर हो जाएगा V के, और इधर डिवाइड किया है m से तो इधर भी डिवाइड कर देंगे किससे, m से। W अपान m मतलब V है, और V बराबर जी एम अपान एक्स हो गया। अब मैंने कहा था जो रिजल्ट आएगा उस पर निगेटिव लगा देंगे, तो यहाँ पर चिन्ह लगा दिया अपन ने निगेटिव का। तो इस तरीके से जो किसी भी पिंड के द्वारा किया गया कार्य विभव होगा वो होगा V बराबर माइनस जी एम अपान एक्स। उम्मीद है पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और ये पूछा गया सवाल है इसलिए एक बार देख करके बताइए। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो अपन पूरी तरीके से तैयार हैं उस कमेंट को लेने के लिए। एक बार थोड़ा सा प्रयास करके देख करके बताइए। मुझे उम्मीद है वैसे तो पूरी तरीके से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ ही रही होंगी, लेकिन कहीं पर कोई भी डाउट है तो बताइएगा। हाँ, तो ये कहानी हो गई हमारी किसकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये डेरिवेशन आ चुका है इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है। तो ये कहानी किसकी हो गई, अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। एक प्यारा सा सवाल भी हम लोग इस पर करने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप इसको एक बार देख लें और सवाल करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि फिजिक्स की जो फीलिंग है वो सवालों से ही मिलती है जब इस एप्लीकेशन को अपन यूज करेंगे। तो उम्मीद है मिटाते हैं इसको, और आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल का जवाब देने का काम आपका है। हाँ, तो अब अपन लेने वाले हैं सवाल। देखो, कहा गया है सवाल में कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है, क्या है, मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का द्रव्यमान वो है आपके पास 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ अर्थ आपके पास दिया है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस जो दी गई है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ ये है 6400 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी की सतह पर
गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी हिंदी भी यूज कर लेते हैं, नहीं हिंदी वाले नाराज हो जाते हैं। तो गुरुत्वीय विभव कहाँ पर बताना है? पृथ्वी की सतह पर, मतलब जितनी रेडियस है वहीं पर बताना है। तो सिंपल सा मामला है, क्या अपने पास फार्मूला है माइनस का gm/x, तो v बराबर हो गया माइनस g की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m की जो वैल्यू है वो 6 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई 24 डिवाइडेड बाई RE की वैल्यू है 6400 किलोमीटर, यानी कि इसको मीटर में बदलेंगे तो आप कितनी घात बना सकते हैं, एक बार बताएंगे जरा कि आप कितनी घात बनाएंगे। तो 6.4, जब हम इस पे 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो 3 जीरो, तो 3 और 3 6, 10⁻6 हो जाएगा। थोड़ा सा इसका सवाल का हल करके जरा सा कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करिए कि इसका जो आने वाला आंसर है वो कितना है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को पूरी अच्छी तरीके से बखूबी समझ पाए होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा आपको इन सारी चीजों को हल करने के बाद वो 6.25 इंटू 10 की पावर जो आने वाली है वो 7 जूल पर किलोग्राम आएगी, 7 जूल पर किलोग्राम। क्या आपका भी आंसर यही है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, जिसका कमेंट सबसे पहले आता है क्या ये राइट है। यहां तक की बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? तो अभी आपने देखा किसके बारे में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, कि आखिर में जो पोटेंशियल है वो क्या होता है और किस तरीके से होता है और कौन कौन सी चीजों पर ये डिपेंड करता है। मतलब यहां से आपको देखने के बाद एक चीज तो समझ में आई कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है वो नेगेटिव ऑफ gm/r है या फिर x है ना? तो जरा सा शुरुआत करते हैं, एक बार कमेंट देख लेते हैं और फिर शुरुआत करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो देखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, है ना? तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये पता है कि जब दो पिंड एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, और इस बल के कारण उनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा संचित होती है। सपोज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फील दिलाता हूं, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये इसकी रेडियस हो गई कितनी? r। अब इससे इस तरीके से हाइट पर अगर हम चलते चले जाएं तो यहाँ पर इंफिनिटी है और यहाँ पर मान लीजिएगा एक पॉइंट A है और यहाँ पर एक पॉइंट B है। ठीक है ना? बात कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये हमारे पास अर्थ थी और अर्थ से हम ऊपर गए थोड़ी सी हाइट पर, तो हमारे पास इस तरीके से चीजें देखने के लिए हमको मिली। ये वाला पॉइंट नंबर 1 है, इसको हमने देखा, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। आप जानते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी और हमको वर्क डन मिलता है, जो कि हमको देखने के लिए मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के माध्यम से। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से बताई थी कि फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब है। पोटेंशियल एनर्जी केवल डिस्क्राइब नहीं है, हाँ, बशर्ते ये बात है कि हम किसी की भी सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी को एक रेफरेंस पॉइंट पे 0 मान लेते हैं तो हमको केवल पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, इस बार क्या करेंगे? अनंत से किसी बिंदु तक पिंड को लेकर के आएंगे तो जो कार्य प्राप्त होगा उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो ये बात आपको समझ में आई। देखिए, सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कौन सा? तो पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी बिल्कुल सेम ही लगाना है। जब आप सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि
ये है और ये है। मैं डेरिवेशन इसका आपको अब की बार नहीं करवाने वाला हूँ, या फिर आप देख ही लीजिए कि यहाँ पर ये यम द्रव्यमान का एक पिंड था, है ना, x1 से x2 तक अपन लेकर के आए हैं। तो F बराबर फिर से इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अर्थ का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लिया, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम मान लिया, तो Gmm अपान क्या हो जाएगा, तो Gmm अपान x स्क्वायर, यहां तक की डिस्टेंस मान लिया। ठीक है, बात क्लियर है आपकी। तो Gmm अपान एक्स स्क्वायर, और जब हम इसको लेकर के आते हैं तो dw बराबर हो जाएगा सेम वही कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, तो Gmm अपान एक्स स्क्वायर और dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सारी कहानी करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है, थोड़ा सा मेहनत इस बार आप लोग करेंगे, और जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पर क्या करेंगे, सांप सीढ़ी का फिर गेम खेलेंगे, है ना। x1 से x2 तक एक बार इसका जो रिजल्ट है उसको आप लोग बताएंगे कि आखिर में वो कितना आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो कितना होने वाला है, ये बात आप बताइए, एक बार बताइए। Gmm अपान एक्स स्क्वायर और dx है। अब इसके बाद इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, तो G कैपिटल M स्मॉल m x1 से x2 तक लेकर के आ गए, है ना। किसका इंटीग्रेशन, 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। रिजल्ट बताइए, अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और इसको हल करने के बाद मैं सीधा रिजल्ट लिखता हूं, चूंकि अब और भी आगे की तरफ चलना है। तो मान लीजिए हमने इसको U से प्रदर्शित कर दिया, तो U बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपान क्या आ जाएगा, x, है ना। अब अगर इसको अपन अर्थ के सरफेस तक लेकर के आ गए तो ये r बराबर r यहाँ पर रख देंगे। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया था तो ये वाली ऊंचाई x थी, तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो या तो अपन इनफाइनाइट टू r लिमिट ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट टू r, अगर ये वाली दूरी x थी तो x हो गया। तो इस तरीके से आप इसको वेरी करवा सकते हैं कहीं पर भी, किसी के लिए भी। एक को फिर अपन ने 0 माना, x1 को 0 मान लेंगे, है ना, लोअर लिमिट को। तो इसके बाद हमारे पास ये देखने के लिए मिल जाने वाला है। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो चैट बॉक्स में चैट करिए, मैं आपको इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। तो ये दोनों फार्मूला आपको, चाहे वो पोटेंशियल का हो और चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी का हो, दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट को हम बराबर यूज करने वाले हैं। डेरिवेशन चूंकि पूछा खास जाएगा नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं करवाया। हालांकि आप एक बार करके जरूर बताएंगे इन बातों को कि सारी चीजें क्लियर कट है। अब आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं सैटेलाइट की तरफ। आपने अब तक में ग्रेविटेशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, और उसी के बेसिस पर आपको सैटेलाइट देखने के लिए मिलते हैं, जिनके बारे में अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद है एक बार अगर यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं तो थम्स अप करके बताइए एक बार सभी लोग कि हाँ सारी बातें बिल्कुल क्लियर है। तो अब आइए सैटेलाइट की बात करते हैं, यानी कि जो उपग्रह हैं उनकी बात करते हैं, है ना। तो ये अपने पास सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह। तो आप जानते हैं कि कोई भी पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उपग्रह बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। अब ये जो सैटेलाइट है जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये दो प्रकार के देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। एक सैटेलाइट वो है जो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक है, उसको हमने नहीं बनाया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास हमने कई सारे
आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बना करके रखे हैं, मतलब कृत्रिम उपग्रह भी बना करके रखे हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरीके के सैटेलाइट हो गए। नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो मतलब प्रकृति ने बनाया। जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। तो वैसे बहुत चीजों को मून नाम ही दे दिया। जो जो नेचुरल सैटेलाइट हैं उनको मून ही नाम हमने सभी को दे दिया। जब हमने मून नाम दे दिया उनको, तो किसी के पास, हर एक के पास जो मून की संख्या है यानी सैटेलाइट की संख्या है नेचुरल की, वो सबकी अलग अलग है। किसी के पास 27 है, किसी के पास कुछ है। तो इस तरीके से आप इनको जानते हैं, किसको, नेचुरल सैटेलाइट को। अब कुछ ऐसे भी सैटेलाइट होते हैं जो हमने छोड़ा है, वो उनके चारों ओर किसी भी ग्रह के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो मैन मेड हैं यानी आर्टिफिशियल है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो तरीके के आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इनको अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब है कि हम इनको अर्थ से, मतलब पृथ्वी से कुछ दूर ले जाकर के छोड़ देते हैं। और जब हम इसको अर्थ से दूर ले जाकर के छोड़ देते हैं, मतलब, तो ये क्या करते हैं, उसी में चक्कर लगाते हैं। तो जब हम पृथ्वी से कुछ दूर ले जाकर के इनको छोड़ते हैं, तो ये सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से ये चक्कर लगा रहे थे, ये भी चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इनका दो टाइप आपको देखने के लिए मिलता है। एक टाइप है आपके पास ऑर्बिटल यानी कि कक्षीय उपग्रह। आपको वैसे मैं टाइप पढ़ाने वाला हूं। और एक है आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब भू-स्थैतिक उपग्रह। ये दो तरीके के सैटेलाइट आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसी में आपको पोलर सैटेलाइट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लियो, मियो, इस तरीके से। कल हम सैटेलाइट के डिफरेंट टाइप के वर्जन को देखने वाले हैं और उनका क्या काम होता है, किस तरीके से होता है, इसको देखने वाले हैं। तो ये जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है यानी कक्षीय उपग्रह हैं, इनको ले जाकर के, जिनको हमने कुछ दूरी पर अर्थ से ले जाकर के छोड़ दिया है, और ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं और हमको बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं, जो भविष्यवाणी मौसम विभाग करता है। ये इन्हीं का कमाल है। क्या घटित हो रहा है, इन चीजों के बारे में जो हम जानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कोई बाबा नहीं होता, वो सारी चीजों को कैप्चर करके, सारी चीजों को जान करके आपको बताता है। तो वो सैटेलाइट कि किस तरीके का मौसम रहेगा, ये सारी चीजें उसके द्वारा हम देखते हैं। तो ये इनकी कहानी होती है। विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट के बारे में हम कल के लेक्चर में बखूबी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आखिर में जानते हैं कि ये जो कक्षीय उपग्रह हैं, इनका वेलोसिटी क्या होती है, इनका जो मैकेनिक्स है, इनका जो मोशन है, वो किस तरीके से चलता है, और ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इन बातों को आज जानते हैं। उम्मीद है यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। हाँ, यहाँ पर इनसाइट वगैरह आपके तमाम सारे सैटेलाइट हैं, कई सारे लोगों ने कमेंट किया। तो ये लगभग दूरी कितनी होती, कम से कम लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, अर्थ से 8 किलोमीटर के आसपास ले जाकर के अपन छोड़ते हैं। तो ये कहानी हो गई हमारी किसकी, सैटेलाइट के बारे में। अब इनके थोड़े से मैकेनिक्स को समझते हैं, जो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं उपग्रहों के मैकेनिक्स की, है, मतलब जो इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है और सारी चीजें हैं, वो किस तरीके से होती हैं और कैसे हम इनके साथ डील करेंगे। बाकी उपग्रहों के प्रकार की बात और वो कैसे काम करते हैं, इसकी बात अगले लेक्चर में होगी। इस लेक्चर में आगे की तरफ हम बात करेंगे इन चीजों के बारे में कि ये जो उपग्रह है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सपोज करिएगा ये अपने पास एक अर्थ है जिसकी रेडियस क्या है, तो कैपिटल आर है। एक उपग्रह था जिसको हमने ले जाकर के मान लो यहां पर छोड़ दिया, अर्थ से कुछ दूरी पर ले जा करके, है ना। ये इस तरीके से अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब घूम रहा है। इसकी जो दूरी हुई, इसकी जो हाइट है, वो मान लो ये हाइट पे हमने इसको ले जाकर के छोड़ा था, है ना।
और जब हम यच हाइट पे ले जाकर के छोड़े तो इसको हमने सिंपल सा नाम दे दिया कि r प्लस यच टोटली किसके बराबर हो गया, r के। अर्थ के सेंटर से इस उपग्रह की दूरी जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, जिसकी वेलोसिटी v है, v वेलोसिटी से जो कि घूम रहा है इस तरीके से खट 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 अपने कक्षा में चारों ओर लगातार रिवॉल्विंग कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कितने की रफ्तार से, v रफ्तार से, जिसका द्रव्यमान m है। अर्थ के सेंटर से जिस उपग्रह की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो इसका जो कक्षीय वेग है वो किस तरीके से होगा, तो आप देखिएगा इसको घूमने के लिए क्या चाहिए, जब कोई भी चीज रिवॉल्व करती है तो उसमें क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और यहां पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता किससे है, तो किससे मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। वेरी गुड, किससे मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से। एक बार कमेंट कीजिएगा कि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि Fg बराबर किसके होगा, बताइए बताइए। Fg बराबर g कैपिटल M, मान लो अर्थ का द्रव्यमान कैपिटल M, तो जी m फिर स्मॉल m अपान r का स्क्वायर। r क्या है, ये वाली पूरी दूरी है ना, सेंटर टू सेंटर, उपग्रह के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी हमने क्या ली है, स्मॉल r ली है। अब देखिएगा, अब आप ये जानते हैं कि जब ये उपग्रह मूव करेगा तो इस पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा टुवर्ड सेंटर। मान लीजिए ये यहाँ पहुंचा तो इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा। तो जब इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तो यानी F सेंट्रीपिटल बराबर क्या होता है, mv स्क्वायर अपान r। ये बात हो गई। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर होंगे, यानी F सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर F ग्रेविटेशनल है। तो रखते हैं F सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू है वो mv स्क्वायर अपान r है, बराबर हो गया g m अपान r का स्क्वायर। एक r ने एक r को मार दिया, एक m ने एक m को मार दिया, तो v स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आया कि gm बाई r हो गया। तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट gm अपान r। तो मतलब जो उपग्रह का वेग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, अंडर रूट gm बाई r। अच्छा, कभी कभी किताब में आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि v बराबर हो जाएगा अंडर रूट gm अपान r को अपन क्या लिख सकते हैं, r प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, है ना। तो ये भी मिल सकता है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो gm बराबर क्या हो जाएगा, r प्लस h। तो इस तरीके से आप इसके बारे में देख पाएंगे कि जो उपग्रह का कक्षीय वेग है, इसका उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, उपग्रह का कक्षीय वेग वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उम्मीद है ये कहानी आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई कि जो उपग्रह का कक्षीय वेग है वो किस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। एक बार देख लेते हैं, सारी चीजें क्लियर हैं। वेरी गुड, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। तो इतनी कहानी आपको 100% पूरी तरीके से समझ में आई है। तो एक बार चैट बॉक्स में थम्स अप कीजिएगा कि हाँ इतनी बात समझ में आ चुकी है। थम्स अप कीजिए एक बार कि इतनी बात समझ में पूरी तरीके से आ चुकी है। तो v बराबर अंडर रूट gm बाई r, तो ये अपने पास हो गया। अब इसके बाद आपको इसको देख करके क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो कक्षीय वेग का मान है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, अर्थ का मास आया यहाँ पर, जो सैटेलाइट है उसका मास यहाँ पर नहीं आया है। तो पहली चीज ये जानने वाली बात जो है यहाँ पर, नोट दिस पॉइंट कि जो उपग्रह का कक्षीय वेग है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि सैटेलाइट का मास सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, या ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती। दोनों बातें आप बोल सकते हैं। और दूसरी बात एक आपको यहाँ पर क्या चमक रहा है बताइएगा जरा सा, एक चीज कुछ और चमक रही होगी आपको
कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई को बढ़ाएंगे क्या होगा, क्या होगा, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, कमेंट कीजिए। सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसके साथ क्या होगा, देखिएगा एच नीचे है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो उपग्रह जितना पास में होगा किसी भी ग्रह के, किसी भी प्लेनेट के, वो उतना तेजी से रिवॉल्व करेगा, और जितना दूर जाता जाएगा वो उतना धीरे धीरे रिवॉल्व करना शुरू करेगा। तो ये दोनों बातें मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां तक की कहानी क्लियर है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे और देखेंगे उपग्रह का आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो यानी कि आवर्तकाल जो है वो कितना लगेगा। अब देखिएगा, अगर आप टाइम पीरियड की बात करते हैं यानी कि उपग्रह के आवर्तकाल के बारे में, तो टी बराबर क्या होगा, देखिए पूरे चक्कर में ये कितनी दूरी चला, पहला नंबर की ये बात हो गई। और दूसरी बात जो हुई वो ये है कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है ना। तो दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर। तो टी बराबर 2 पाई आर, ये पूरी है ना, डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। अब जब टी बराबर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी हुआ, तो 2 पाई आर बाई वी, और v की वैल्यू आप जानते हैं, अभी अभी अपन ने निकाली है, कमेंट कीजिएगा क्या थी। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट जीएम अपान आर, जीएम अपान आर। अब अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये r की पावर हाफ पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि t बराबर 2 पाई r इंटू आर की पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई, आधी पावर नीचे से ऊपर पहुंच गई। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो नीचे बचा अंडर रूट जीएम, तो यहां पर t बराबर आपको मिलने वाला है 2 पाई r की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट जीएम। तो ये कहानी आपको देखने के लिए मिली है। तो इस तरीके से जब ये कहानी देखने के लिए मिलती है तो ये आपका क्या हो गया, उपग्रह का आवर्तकाल। अब अगर आप r की जगह r प्लस एच रखना चाहते हैं तो t बराबर आप इसी के बराबर लिख सकते हैं कि t बराबर 2 पाई r प्लस एच की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी एम। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, उपग्रह का जो आवर्तकाल है वो आपको देखने के लिए पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो ये कहानी थी जब उपग्रह जो है, सैटेलाइट जो है, वो कितने की रफ्तार से घूम सकता है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने ले ली। फिर उपग्रह को टाइम कितना लगेगा चक्कर लगाने में, वो भी आपने देख लिया। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें आपके पास काफी अच्छी तरीके से हो गई हैं। अब इसके बाद तीसरा जो टर्म आता है उसकी बात करें तो होती है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले एक बार बताइए कि ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई है या फिर नहीं, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बताइएगा जरा। हाँ, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस सूत्र को देख करके आपको दो बातें अवश्य चमकनी चाहिए, चमकी या फिर नहीं चमकी, ये बताइएगा। तो पहली बात क्या चमकेगी, और वो चमकने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हम हाइट को बढ़ाएंगे तो परिक्रमण काल का मान बढ़ता जाएगा। हाँ, पहले ही हम जानते थे साहब कि स्पीड धीमी हो गई, और स्पीड धीमी हुई तो मतलब क्या है कि जो परिक्रमण काल लगेगा वो टाइम बहुत ज्यादा होता जाएगा, पहली बात होगी। दूसरी बात क्या हुआ, जो परिक्रमण काल है वो भी उपग्रह के द्रव्यमान से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। मतलब उसमें भी कोई मतलब नहीं है कि जो सैटेलाइट का वजन है, मास है,
वो कितना है इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये दो बातें आपको चमक गई। अब इसके बाद एक चीज की और बात कर लेते हैं, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, ताकि ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक रिवीजन क्लास पिछले यूनिट की और दूसरा इसी के आगे सैटेलाइट के बारे में, टाइप्स जो हैं उनको और ब्लैक होल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों हैं, उन दोनों को भी पढ़ करके इस यूनिट का सफाया करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी यानी कि जिसको आप हिंदी में पलायन वेग के नाम से जानते हैं, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी, अब ठीक से लिखना ही जा रहा है, मिटाते हैं जरा, है ना। हाँ आइए एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। मतलब हिंदी में जिसको आप बोलेंगे पलायन वेग। आखिर में ये जो पलायन वेग है यानी कि एस्केप वेलोसिटी है, ये क्या होती है। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि आप देखिएगा कोई भी चीज जब हम फेंकते हैं तो वो ऊपर से नीचे आ जाती है। अर्थ भी सेम इसी तरीके से हमारे पास काम करती है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके पास, ग्रेविटेशनल फील्ड है। कोई भी चीज को हम फेंकते हैं तो ये अपनी तरफ ले लेती है। लेकिन जिस तरीके से फिल्मों में एक डान होता है, उसका एक इलाका होता है, सेम उसी तरीके से अर्थ का भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। और अगर उस ग्रेविटेशनल फील्ड को कोई पार कर जाए, मान ले कोई मुंबई का डान है तो उसका जो यूपी में नहीं चलने वाला, क्योंकि आप उसकी फील्ड से पार कर गए हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर हम कोई पिंड को इस तरीके से फेंकें कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, है ना, तो वो लौट करके वापस नहीं आएगा। तो वह न्यूनतम वेग, जिस वेग से किसी भी पिंड को फेंकने पर कोई पिंड वापस लौट करके अर्थ पर नहीं आता, उसको अपन क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, यानी कि पलायन वेग बोलेंगे। दिस इज अलाउड फॉर एवरी प्लैनेट, है ना। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्थ के लिए है। तो हर जगह की जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आप इसके बारे में जान चुके कि ये अपने पास क्या है, मतलब दिस इज अ मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि न्यूनतम वेग है, मिनिमम वेलोसिटी, जिससे पिंड जो है वो वापस लौट कर नहीं आए। तो मतलब मिनिमम वेलोसिटी जिससे जो बॉडी है अपनी वो रिटर्न नहीं आएगी, उसको अपन ने क्या बोल दिया, एस्केप वेलोसिटी, है ना। अब ये जो एस्केप वेलोसिटी है, तो आप जानते हैं कि अर्थ पे ये थी हमारे पास अगर अर्थ, तो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी आपने डिराइव की वो U बराबर माइनस जी एम एम अपान आर, ये डिराइव की थी हमने। तो U बराबर हमने डिराइव किया माइनस जी एम एम अपान आर, है ना। तो अगर अर्थ की सरफेस पर इतनी एनर्जी है तो इसको अनंत पर भेजना है, तो एनर्जी चाहिए हमारे पास जी एम एम अपान आर प्लस होगा, है ना। तब ये जीरो एनर्जी हो जाएगी। और इंफिनिटी पे अपन एनर्जी को क्या मानते हैं कि ये जीरो है। जब एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो है तो यानी कि जितना ये एनर्जी पॉजिटिव की पाएगी वो कहां से पाएगी, हमारे काइनेटिक एनर्जी से। तो इस स्टेज पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी के, और वो प्लस वाली हमको चाहिए, तो जी एम एम अपान आर, है ना। यम ने यम को मार दिया और क्या हो, कुछ नहीं हो। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2gm अपान आर। तो v बराबर हो गया √2gm/r। इसको एक बार रख करके फार्मूले में अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को बताइए। एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है जब आप इसको रखते हैं तो वो कितनी आई, है ना। एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी आई, ये बात बताना।
ठीक है, बताइए जरा, यहां तक की कहानी समझ में आ गई या फिर नहीं आई है, ये बताना है। बात यहां तक में समझ में आ गई है। अब इसके बाद अगर आप जीएम अपान आर की जगह पर, जीएम अपान आर की जगह पर यहां पर जी से इसको रिप्लेस करें तो v बराबर हो जाएगा √2 जी आर, क्योंकि जीएम अपान आर स्क्वायर बराबर होता है जी, और यहां से मिल जाएगा आपको 2gr। इस फार्मूले से रख के तो आप आसानी के साथ रखिए, g बराबर अगर 9.8 है और अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, इसको एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो उम्मीद है यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आई है। अगर यहां तक में किसी को कुछ भी पूछना है तो एक सवाल आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट होंगे, अब मैं आपको, आप सभी के पास बुक जो है वो है ही है, या तो फिर एक सवाल है कि कोई एक प्लैनेट है या सैटेलाइट, कुछ भी मान लीजिए, कोई एक प्लैनेट है जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस का आधा है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ये बात बतानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज आपको बताए गए हैं उनके सवालों को करने का प्रयास कीजिएगा। 100% डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और आप सभी लोग क्लास के साथ रेगुलरली बने रहें, और बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला। अभी हमारे पास काफी टाइम है, पूरी फिजिक्स कंप्लीट होगी, साथ ही साथ रिवीजन भी होगा, इसका वादा है हमारे पास। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट वीडियो को कंप्लीट होने के बाद, कट करने के बाद वैल्यूएबल कमेंट देना नहीं भूलना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।